नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 30 साल बाद ऐसा हुआ कि बहुमत के साथ किसी नेता ने देश की बागडोर संभाली और आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी गैर कांग्रेसी नेता ने बहुमत के साथ सरकार बनाई। ये मोदी के सर्वशक्तिमान होने का सबूत था। बीजेपी में ही जो वाजपेयी नहीं कर पाए उसे मोदी ने कर दिखाया। 1 महीने पहले सरकार मोदी की मुट्ठी में आ गई, अब संगठन भी मोदी के ही हाथ में होगा। खबर यह है कि मोदी के खासम खास अमित शाह बीजेपी के अगले अध्यक्ष होंगे। इस बाबत बुधवार की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त और रक्षा मंत्री अरुण जेटली, सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बीच एक बैठक हुई। उस बैठक में ही अनौपचारिक तौर पर यह तय हो गया कि अमित शाह ही बीजेपी के शहंशाह होंगे। पहले तो बुधवार को ही एक डिनर पार्टी होनी थी जिसमें अमित शाह के नाम पर औपचारिक ठप्पा लगना था, लेकिन बिहार में हुए राजधानी एक्सप्रेस हादसे के बाद वो डिनर पार्टी रद्द हो गई। अनुमान लगाया जा रहा है कि 30 तारीख तक अमित शाह के नाम का ऐलान हो जाएगा। बीजेपी गदगद है कि उसके चाणक्य की भूमिका बढ़ रही है। अमित शाह के अध्यक्ष बनने के साथ ही ये साफ हो जाएगा कि मोदी के इशारे के बगैर ना तो सरकार में कोई पत्ता हिलेगा, ना बीजेपी में। सरकार में नंबर 2 माने जाने वाले गृह मंत्री राजनाथ सिंह तक जैसे नेता भी अपनी मर्जी से निजी सचिव नहीं रख पाए। मोदी की मर्जी चली तो स्मृति ईरानी सीधे कैबिनेट मंत्री बनी, और वो भी मानव संसाधन विकास जैसे दमदार मंत्रालय में। मोदी की इच्छा नहीं हुई तो लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज को कोई पद नहीं मिला। खबर थी कि वो लोकसभा का स्पीकर बनना चाहते थे। कहा जाता है कि संघ के इशारे पर बीजेपी चलती है, लेकिन मोदी का कद संघ के दबदबे से आगे निकलता दिख रहा है। और अब सबसे अहम बात यह कि मोदी के दाहिने हाथ अमित शाह को बीजेपी की बागडोर मिलने जा रही है। अमित शाह का लोहा तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में यूपी के नतीजों के बाद ही मान लिया था, लेकिन मोदी को अमित शाह की ताकत का अंदाजा काफी पहले से था। आज तक से खास बातचीत में मोदी पहले ही इसका इजहार कर चुके हैं। मोदी की एक जेब में सरकार है, दूसरी में पार्टी। मोदी की सुनामी में 44 पर सिमटी कांग्रेस को हमला बोलने का मौका मिल गया है। भारत में पहली बार ये हो रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में सत्ता का संपूर्ण केंद्रीकरण हो। मंत्रालयों के सेक्रेटरीज प्रधानमंत्री अपॉइंट करेंगे और वो प्रधानमंत्री जी को, उनके कार्यालय को रिपोर्ट करेंगे। मोदी ने अपना मंत्रिमंडल छोटा बनाया। पार्टी में ही बहुत से लोगों को मायूसी हुई कि मंत्री बनने से रह गए, लेकिन मोदी ने 1 महीने में ही ये साफ कर दिया कि कैसे सरकार चलानी है और कैसे संगठन उनके हुक्म की तामील करेगा। ऋचा रावत के साथ मनोज शर्मा, दिल्ली, आज तक। राजनाथ सिंह के मंत्री बनने के बाद पार्टी अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी में महासचिव जेपी नड्डा और गुजरात प्रभारी ओम माथुर का नाम आया था, लेकिन सबसे बाद में चर्चा में आए अमित शाह ने बाजी मार ली। ये तर्क भी उनका रास्ता रोक नहीं पाया कि एक ही राज्य से प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष दोनों कैसे हो सकते हैं। जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो अटकलें तेज थी कि अमित शाह को प्रधानमंत्री कार्यालय में मोदी रख सकते हैं, बाकायदा मंत्री बनाकर। लेकिन अमित शाह तो पार्टी के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। राजनाथ सिंह के मंत्री बनने के बाद यह साफ था कि बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलने वाला है। इस पद के लिए सबसे पहले बीजेपी महासचिव जगत प्रकाश नड्डा का नाम आया। इसके बाद पार्टी के गुजरात प्रभारी ओम माथुर का और आखिर में अमित शाह का। हालांकि अमित शाह तो शुरू से यही कहते रहे कि वो तो राज्यों के लिए काम करना चाहते हैं। मेरा जहां तक सवाल है, मैं अभी भारतीय जनता पार्टी का महासचिव हूं। मैं अभी संगठन का काम देख रहा हूं, चुनावी व्यवस्थापन का काम देख रहा हूं, और चुनाव के बाद जहां पर भारतीय जनता पार्टी नहीं है वहां के संगठन के काम देखने की मेरी इच्छा है। अमित शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद माना जाता है।
जबकि खबर आई कि जेपी नड्डा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अध्यक्ष बनवाना चाहता था। इन दोनों के बीच में ही गुजरात प्रभारी ओम माथुर का नाम आया, जिन पे संघ और मोदी दोनों की पसंदगी की मुहर लगी थी। जेपी नड्डा रेस में सबसे आगे थे, लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष पद की रेस ऐसी मैराथन दौड़ निकली जिसमें आखिर में बाजी मार ले गए अमित शाह। मोदी ऐसे ही शाह की तारीफ में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। कांग्रेस पार्टीए 30 રાજ્યોમાં જે ભેગું કર્યું એના કરતા ડબલ અમિતભાઈ એકલા ઉત્તર પ્રદેશમાં કર્યું। ऐसा क्या हुआ और कैसे हुआ कि मोदी के अमित शाह ने नड्डा और माथुर को पीछे छोड़ दिया? अमित शाह को अध्यक्ष बनाकर यह संदेश देने की कोशिश हो रही है कि संगठन काफी अहम है। अमित शाह की लोकसभा वाली रणनीति का बीजेपी आगे भी फायदा उठाना चाहती है। लाजवाब संगठनकर्ता होने का भी अमित शाह को फायदा मिला, और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री मोदी का हाथ अमित शाह के सिर पर है। एक समय था जब जेपी नड्डा युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे और अमित शाह उनके अंडर काम किया करते थे, लेकिन पार्टी अध्यक्ष पद की दौड़ में अमित शाह नड्डा को पछाड़कर काफी आगे निकल गए हैं। अब नड्डा को अमित शाह के आदेशों का पालन करना होगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी में ही अमित शाह के नाम पर विरोध था। शाह के नाम पर मोदी के अलावा राजनाथ सिंह, अरुण जेटली और नितिन गडकरी जैसे नेताओं ने हरी झंडी दिखाई, जबकि खबर है कि लाल कृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज इनके खिलाफ थी। सवाल ये उठ रहा था कि प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष दोनों ही एक राज्य से कैसे हो सकते हैं। खबर है कि इस पर बीजेपी में कांग्रेस की लाइन पर सोच आगे बढ़ी। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष दोनों थे, तब कमलापति त्रिपाठी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष थे। दोनों ही उत्तर प्रदेश से आते थे। अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह इसी तर्ज पर गुजरात से होंगे, तो क्या बीजेपी का ये कांग्रेसीकरण की तरफ बढ़ता एक कदम है? बीजेपी और संघ दोनों ही भले ये खंडन करें कि एक दूसरे के मामले में वो दखल नहीं देते, लेकिन कैसे संघम शरणम गच्छामी बीजेपी की मजबूरी है, इसकी खबर अक्सर आती है। 27 जून को राजस्थान के चित्तौड़ में संघ की बैठक हुई, जिसमें अमित शाह पर भी चर्चा होने की खबर है। बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाना पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन विपक्ष को लगता है कि बीजेपी तो मोदी शाह की जोड़ी का दूसरा नाम भर रह जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जिसको भी अपना अध्यक्ष बनाना चाहे वो उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन ये बहुत ही एक विचित्र किस्म की प्रक्रिया है कि प्रधानमंत्री भी उसी प्रदेश से और उस दल का अध्यक्ष भी उसी प्रदेश से। जिस किस्म से एक शिकंजा सा कसा जा रहा है, वो अपने आप में एक बहुत ही विचित्र मिसाल है इस मुल्क के लिए। विरोध समर्थन के बीच अमित शाह के सिर अगर बीजेपी अध्यक्ष पद की पगड़ी बनती है, तो ये साफ है कि मोदी की एक जेब में सरकार होगी, दूसरे में बीजेपी। कुमार विक्रांत सिंह के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। अमित शाह की पहचान नरेंद्र मोदी के हनुमान के तौर पर है। गुजरात में मोदी के मुख्यमंत्री बनने से काफी पहले से दोनों बीजेपी की राजनीति में सक्रिय हैं। एक साथ इनकी जोड़ी ने दिल्ली फतेह कर ली। अब चुनौती उन राज्यों को जीतने की है जहां विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव नतीजों के बाद अच्छे दिनों की खुशियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर छलक पड़ी, तो इसके लिए अमित शाह को कई महीने तक अपना पसीना बहाना पड़ा था। यह सही है कि अमित शाह के बीजेपी अध्यक्ष बनने से मोदी का दबदबा पार्टी पर और भी बढ़ जाएगा, लेकिन यह भी सही है कि अमित शाह ने चुनाव में अपने कहे को सच करके दिखा दिया। बीजेपी की सुनामी चल रही है। अब तक यूपी में मोदी की लहर थी, भाजपा की लहर थी। ये लहर मोदी जी के नामांकन करने के साथ ही सुनामी में परिवर्तित हुई है, और इस लहर के कारण सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों का सफाया उत्तर प्रदेश में निश्चित है। जिस प्रदेश में बीजेपी का ग्राफ चुनाव दर चुनाव लुढ़कता जा रहा था, वहां बीजेपी ने वैसी जीत हासिल कर ली जिसके बारे में पार्टी के बड़े बड़े धुरंधरों को भी अनुमान नहीं था। यूपी की 80 सीटों में से बीजेपी ने 71 पर जीत हासिल की, जबकि 2 सीटें उसके सहयोगी दल अपना दल को मिली,
यानी कुल 73 सीटें। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, आज तक जितने भी रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में थे, भारतीय जनता पार्टी ने सभी रिकॉर्ड तोड़कर 73 सीटों पर अब तक लीड बना ली है। 73 आउट ऑफ 80। आउट ऑफ 80 में से 73 सीटों पर हमने लीड बनाई है। अमित शाह वक्त की डोर पर सधे कदमों से आगे बढ़ते गए। नतीजा ये हुआ कि लोकसभा जीत गए, लेकिन अब कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। राज्यसभा में बीजेपी का असर बढ़ाने के लिए उन राज्यों में जीत बेहद जरूरी है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, दिल्ली, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में चुनाव होने हैं। 3 साल बाद ही सही, यूपी में होने वाले चुनाव पर अभी से बीजेपी, मोदी और अमित शाह की नजर है। दरअसल मोदी जिस शैली में काम करते हैं, उसको बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में अमित शाह भी अंजाम तक पहुंचाते हैं। चुनाव मोदी के नेतृत्व में लड़ा गया, दिमाग अमित शाह ने लड़ाया। अमित शाह एक ऐसे व्यक्ति हैं कि उनके आरएसएस और बीजेपी में अलग अलग लोगों से अच्छे रिलेशन है। मतलब दो नेता की बनती नहीं है, लेकिन दोनों से अमित शाह की बनती है। तो वो भूमिका का उन्होंने वो जो उनका एक पासा है और जो उनकी भूमिका है, उसका लाभ मोदी जी को जरूर मिला, क्योंकि मोदी जी के सामने जो पार्टी के अंदर से जो अपोजिशन था, उसको एक न्यूट्रलाइज करने में उनका बड़ा रोल था। दरअसल मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने गुजरात में बीजेपी को उस बुलंदी पर पहुंचा दिया जहां कांग्रेस के पास उठने के लिए मामूली ताकत भी नहीं बची। गुजरात में 2007 और 2012 के विधानसभा चुनाव के मुख्य शिल्पी अमित शाह ही रहे। 1991 में आडवाणी और 1996 में वाजपेयी के लिए गांधीनगर सीट पर चुनाव प्रचार का जिम्मा संभालकर अमित शाह पहले ही अपना कौशल दिखा चुके हैं। अब वही अमित शाह बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बनने जा रहे हैं, तो जाहिर है कि चुनौतियां भी बढ़ेंगी, मोदी के आगे भी और शाह के आगे भी। आज तक ब्यूरो। बीजेपी के सांसद क्या करेंगे ये नरेंद्र मोदी ने उन्हें बता दिया है। सरकार के मंत्री कैसे काम करेंगे ये भी नरेंद्र मोदी ने बता दिया है। गुजरात में मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये फैसला भी मोदी ने ही किया। सारे फैसले मोदी के हुक्म से निकलते हैं। गृह मंत्रालय राजनाथ सिंह के पास है, रक्षा और वित्त अरुण जेटली के पास और विदेश मंत्रालय सुषमा स्वराज के पास। ऐसे और भी तमाम मंत्री हैं जो अपने अपने महकमों के मालिक हैं, लेकिन मंत्रालयों का फैसला भी प्रधानमंत्री की रजामंदी से ही होता है। सांसदों तक को मोदी की आचार संहिता पहुंच गई कि चलो लेकिन जरा संभल कर। और इसमें कई विषयों पर चर्चा हुई जो सामान्य सांसदों से जुड़ी हुई थी, उनके कार्यशैली के विषय में, संपर्क के संदर्भ में, और तमाम जो मुद्दे सदन के दौरान उठ सकते हैं उनके बारे में चर्चा की। ताजपोशी के तुरंत बाद ही मोदी ने एहसास करा दिया कि अब पीएमओ बदला बदला होगा। जहां मनमोहन सिंह के राज में ज्यादातर मामलों में फैसला संबंधित मंत्रालय करता था और कुछ अहम पॉलिसी मुद्दों पर भी पीएम को लूप में रखा जाता था, वहीं प्रधानमंत्री मोदी सभी अहम पॉलिसी पर खुद ही फैसला करेंगे, यानी मंत्रियों की मनमानी नहीं चलेगी। इसकी झलक मोदी ने केंद्रीय सचिवों की बैठक में ही दे दी थी। अपना असर तो मोदी ने चुनाव जीतने के बाद ही दिखा दिया था। मोदी गुजरात छोड़ रहे थे, लेकिन गुजरात का नया मुख्यमंत्री कौन होगा यह सिर्फ मोदी को ही तय करना था। वही हुआ। मोदी ने आनंदीबेन पटेल का नाम आगे बढ़ाया। सबने एक सुर में कहा, अति उत्तम। वैसे तो संघ ने पहले ही कह दिया था कि वो मोदी के किसी भी कामकाज में दखल नहीं देगा, लेकिन सच ये भी है कि मोदी को किसी का भी दखल पसंद नहीं। साफ है कि बीजेपी में अगर ठसक है तो मोदी की, देश में सत्ता की हनक है तो मोदी की। आज तक ब्यूरो।